ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस अब थोड़ा क्या हो गया, चेंज। आज हम लोग वैसे किसका क्लास चालू कर रहे हैं? जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो लोग बीएससी मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ अभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सीएस इन सभी की क्लास चालू हो गई है। ठीक, बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सीएस। ओके, एमएससी की क्लासेस भी चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल एमएससी मैथ्स की बस क्लास चल रही है। ठीक है यार, अपन को चालू क्या चीज का क्लास करना था? जो बीएससी फर्स्ट ईयर। तो बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, कौन सा ईयर? बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं। अब देखो आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज थोड़ा रिप्लाई करेंगे, सबको आवाज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा हो गया है चेंज, है ना। पहले कितना पेपर था? पहले पेपर था 3। कितना पेपर था? 3 पेपर था। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और पेपर नंबर क्या था? 3rd। ध्यान दीजिएगा, पहले कितना पेपर था? 3 पेपर था। अब कितना पेपर हो गया है? 2। पहले जो 3 पेपर था उसमें एक पेपर था ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना, है ना, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। एक पेपर था वेक्टर वाला। कौन सा वाला? वेक्टर वाला। और एक पेपर था आपका कैलकुलस वाला। 3 पेपर था पहले की स्थिति। और अब दोनों में क्या फर्क आ गया पहले देख लीजिए, उसके बाद अपन फिर चालू करते हैं। ठीक है, कितना पेपर था? 3 पेपर। तो ये जो पेपर था, पहला पेपर, ये होता था 50 नंबर का। दूसरा पेपर होता था 50 नंबर का। और तीसरा पेपर होता था 50 नंबर, है ना। पहला पेपर 50 नंबर का होता था और टोटल यूनिट होता था 5। कितना यूनिट होता था? 5। हर यूनिट 10 नंबर का आता था, 10 मार्क्स का। सेकेंड पेपर में भी 5 यूनिट्स थे और हर यूनिट्स 10 मार्क्स के थे। थर्ड पेपर भी 5 यूनिट होता था और हर यूनिट 10 मार्क्स के आते थे। ओके ना, टोटल 15 यूनिट होते थे और हर यूनिट 10 मार्क्स के आते थे। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के, है ना। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता था। और 150 नंबर का टोटल जो आपका एग्जाम होता था उसमें आपको लाना होता था 50, तो पास हो जाते थे। सेमेस्टर में आधा मिला लो, क्योंकि सेमेस्टर में अलग अलग कॉलेज में, खासतौर से जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वहाँ अलग अलग थोड़ा सा व्यवस्था है। जैसे बिलासपुर का साइंस कॉलेज, है ना, ई राघवेंद्र राव। बिलासपुर का बिलासा कॉलेज, गर्ल्स पीजी कॉलेज, है ना, ये यहाँ थोड़ा कुछ अलग अलग है। बाकी सिलेबस वही रहता था। ईयर वालों के सिलेबस का आधा टुकड़ा पहला सेमेस्टर में, आधा टुकड़ा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते थे। समझ में आ गया? अब 3 पेपर की बजाय आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितना पेपर हो गया है? 2 पेपर। समझ में आ गया? एक पेपर को बोल दे रहे हैं कैलकुलस, है ना। एक पेपर क्या बोलते हैं? कैलकुलस। कैलकुलस यही वाला है, कैलकुलस। लेकिन इसमें बेसिक कैलकुलस पढ़ते थे। अब नया जो बुक है उसमें बेसिक और एडवांस दोनों कैलकुलस पढ़ना है। और एक आपका है एलजेब्रा, है ना। 2 पेपर है, तो 2 पेपर कर दिए। एक आपका है कैलकुलस और दूसरा कौन सा मैं बोला? एलजेब्रा। ठीक है ना। अब खास बात यह है कि हमको यह ध्यान रखना है कि कम से कम समय में हम कितना अच्छा तैयारी कर सकते हैं, कम से कम समय में। क्योंकि जनरली कॉलेज के बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले कॉलेज में, एक तो कॉलेज में लेट एडमिशन लेते हैं, लेट में एडमिशन के बाद लेट में कॉलेज जाना चालू करते हैं। कॉलेज जाने के बावजूद बीच बीच में गैप, क्योंकि स्कूल में बहुत अनुशासन रहता था एकदम। एक दिन ना जाओ तो स्कूल वाले मतलब अगर हफ्ते दिन तक लगातार गायब हो ना कॉलेज स्कूल से, तो दिक्कत हो जाता था। कहाँ गायब थे, क्यों नहीं आ रहे थे? यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। देखे हो क्या? जाओ तो ठीक, ना जाओ तो ठीक। ठीक,
और घर वालों का फिर वो सब बात अलग है। कॉलेज मतलब माइंड ही अलग हो जाता है कि हम अब कॉलेज में हम बड़े हो गए हैं, अब अपने हिसाब से जिंदगी कर, है ना। कॉलेज में दोस्ती आ रही है, पूरा माहौल ही बदल जाता है। मतलब कॉलेज स्कूल तक स्थिति ये रहता है कि टीचर आपको पढ़ाएगा, और कॉलेज में क्या स्थिति है, टीचर आपकी मदद करेगा, पढ़ना आपको है। दोनों में फर्क हो जाता है। स्कूल तक टीचर आपको पढ़ाएगा, समझ गए ना। अब कॉलेज में टीचर आपकी मदद करेगा, आप पढ़ना आपको है। वो आपको चिल्लाएगा, डांटेगा नहीं, जबरन कॉलेज क्लास में घूस खींच के नहीं लाएगा, समझ गए ना। तो बहुत सारी चीज, मतलब एकदम आजादी बोलते हैं ना, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो जाते हो आप, जो भी है। इन सब का बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे लगातार ढिलाई बरतते हैं, अपने मन हिसाब से कॉलेज गए तो गए, और कॉलेज गए भी हैं तो घूम रहे हैं या किसी को ले घुमा रहे हैं, समझ गए वो बात। घूमना और घुमाना दोनों चालू हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर तक तो ठीक भी है, सेकेंड ईयर फाइनल आते तक और स्थिति खराब हो जाती है। मतलब कुल मिला के वो 4 महीने का समय ही बचता है। मतलब बच्चा कॉलेज गया, कॉलेज को समझने में और कॉलेज का सिलेबस को समझने में और कॉलेज की पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से हमको कोर्स खत्म करें, कैसे आईएमपी क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाए, इसको समझने में बहुत टाइम बीत जाता है। और मेनली बच्चा सीरियस होता है अक्टूबर में आके। ईयर वाले बच्चे बता रहा हूँ, सेमेस्टर वालों की बात बता रहा हूँ। सितंबर आते आते, अब देखो अभी आप अभी क्लास आए हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में प्रैक्टिकल का दौर आ जाता है। तो बस बात सार ये है कि हम 4 से 5 महीने में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि हमारा बेसिक भी अच्छा रहे, बेसिक पकड़ अच्छा रहे और हम अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि देखो परसेंटेज खराब हुआ फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर फाइनल का, तो आपका जो एग्रीगेट रिजल्ट बनेगा, एग्रीगेट मतलब समझते हो औसत, वो नंबर कम बनेगा, एमएससी में एडमिशन में दिक्कत होगा। नंबर कम आने का मतलब ये हुआ आपका बेसिक खराब हो गया। बेसिक खराब हुआ तो फिर बीएससी मैथ्स पढ़ने क्या मतलब, उससे अच्छा बीए ही कर लेते। और मैं तो जनरली सब बच्चों को सलाह देता हूं कि अगर आपका 11-12 का बेसिक बहुत ज्यादा खराब है, इसका 11-12 का, तो आप बीएससी मत पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। जैसे कई बच्चे 11th क्लास में होते हैं, बोलते हैं सर हम इतना सारा मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 12th में काम आएगा। 12th में इतना सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े, बच्चे बोलते हैं कि सर क्या काम आता है इतना गणित, बारीक गणित कॉलेज पढ़ने में काम आएगा। मतलब 11-12 का जो बेस है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसी को हायर रूप में यहां पर इस्तेमाल करोगे। ठीक, दो बात। अब आपका थोड़ा सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में ऐसा कौन कौन सा पोर्शन है जिसको आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो और जिसे पढ़ने में मजा आए। देखो शुरुआत में हमेशा उसको पढ़ना चाहिए जो बड़ा तो हो लेकिन इजी वे में समझ में आए। समझ में आ गया? एकदम खतरनाक थ्योरम को आप उठा लिए पढ़ने के लिए और आपको समझ नहीं आया तो आपका इंटरेस्ट यहीं डाउन हो जाएगा। देखो भाई, आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा, आप खुद ब खुद मेहनत करोगे। ज्यादा मेहनत करोगे, मैथ्स में पकड़ भी ज्यादा अच्छा बनेगा। समझ गए? अब मैथ्स में ज्यादा अच्छा पकड़ बनेगा तो फिर आप इसको एंजॉय करना चालू कर दोगे। आपका ये जो बुक है इसमें साफ साफ लिखा है कलन कैलकुलस नवीन शिक्षा पद्धति के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें टोटल आपका 5 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है? 5। मैं बता देता हूं आपको डिटेल में ना। आपका जो बुक है कैलकुलस, ओके, इसमें टोटल कितना यूनिट है? 5। ठीक है ना? कैलकुलस में टोटल कितना यूनिट है? मैं बोला 5 यूनिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। ये पांचों यूनिट ऐसा है जिसको आपको पढ़ने में जनरली मजा ही आएगा। समझ गए? इस बुक को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो एक और बुक है, कौन सा? एलजेब्रा, इसमें का लगभग 2 यूनिट ऐसा है। कितना यूनिट? 2। शुरू का 2 नहीं बोल रहा हूं ना, वो बीच का 2, पांचों में 2 यूनिट ऐसा है जो आपको आराम से समझ में आएगा। बाकी 3 यूनिट ऐसा है जो आपको कमर तोड़ देगा। कमर तोड़ना समझते हो? कमर तोड़ देगा। मैं सिलेबस देख के खुद ताज्जुब था कि एलजेब्रा में बीएससी थर्ड ईयर का जो थ्योरम है ना, बड़े बड़े थ्योरम, उसको उठा के भर दिया है। थर्ड ईयर का थ्योरम सोच लो। मैं बोल रहा हूं ना, एलजेब्रा का 3 यूनिट को, 5 में 3 यूनिट को पढ़ने में आपका जान निकल जाएगा, कमर टूट जाएगा आपका। आप पढ़ोगे ना, दिमाग ठंडा पड़ जाएगा आपका।
अगर आप मेरे पास पढ़ोगे मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पोर्शन है टफ। पोर्शन टफ कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं जा सकता, बहुत मजा आता है, बहुत बेसिक बल्कि इन सबसे ज्यादा मजा आता है, बशर्ते वो टाइम ज्यादा खाएगा आपका, ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके कंठस्थ होगा। सिलेबस सही बनाए हैं, सिलेबस बनाने में कोई कमी नहीं की, क्योंकि ना एलजेब्रा में जो जो चीजें पढ़ाई जाएगा वही आपको आगे जाके सेकेंड ईयर फाइनल बहुत हेल्प होगा, एमएससी करोगे बहुत हेल्प होगा। समझ गए? तो आप जो है कैलकुलस को ध्यान से पढ़ो, ये 5 यूनिट को। अब देखो कैलकुलस में 5 यूनिट, एलजेब्रा में 5 यूनिट, टोटल कितना नंबर का हो गया? 100 नंबर। 100 में 33 पास होगा मेरे ख्याल से। ठीक? सेमेस्टर में इसी को आधा टुकड़ा 2 भाग में तोड़ लो। समझ गए? ठीक है ना? तो हम पहले किसको पढ़ेंगे? कैलकुलस। कैलकुलस का 5 यूनिट धूमधाम से बहुत अच्छा है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, कैलकुलस का 5 यूनिट जो बुक में है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, समझ में आ गया? उसका जो जो यूनिट आपके सिलेबस में है उसको पहले पढ़ना है, पहला सेमेस्टर, उसके सेकंड सेमेस्टर करेंगे। ठीक? तो अभी फिलहाल हम पहला सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर दोनों हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन में जितनी बातें बोला वो क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका बुक है कैलकुलस, इसको चालू करते हैं। मैं बोल रहा हूं इसका जो 5 यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ये 5 यूनिट बहुत मजेदार हैं, पहले इसी को ही पढ़ना। समझ में आ गया? जब ये हो जाए तो एलजेब्रा में उतरना। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ एलजेब्रा, ऐसा नहीं कि एलजेब्रा बहुत हार्ड है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 यूनिट में 2 यूनिट ठीक ठाक है, बाकी 3 यूनिट भी अच्छा है। अब देखो जो मैथ्स बनाया वो मैथ्स खराब नहीं बोल सकते, लेकिन आपको फर्स्ट बार थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि थ्योरम थ्योरम जाते हैं, प्रमेय समझते हो ना, थ्योरम वो। चलिए तो आज हम लोग चालू करते हैं क्या? कैलकुलस। तो पेन कॉपी लाए हो, इसमें हेडिंग डालो कैलकुलस, यानी कलन। कैलकुलस यानी कलन। ओके, ठीक है ना? कलन, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपके कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं अभी? कैलकुलस ही पढ़ा रहे हैं? ठीक, कैलकुलस पढ़ा रहे हैं ना? तो कैलकुलस में जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है बुक के हिसाब से ना, बुक के हिसाब से यूनिट नंबर फर्स्ट, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना, कैलकुलस के हिसाब से यूनिट नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग चालू करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में टोटल 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? 5 चैप्टर्स। एक है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, दूसरा है रियल नंबर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तीसरा है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, फोर्थ है डिफरेंसिबिलिटी, और फिफ्थ है रोले थ्योरम, लंगराज, कॉसी मीन वैल्यूम एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना? टोटल 5 चैप्टर है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए पहले, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। समझ में आ गया? अनुक्रमों का कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, सॉरी ना, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रमों का अभिसरण। और दूसरा है रियल नंबर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। समझ में आ गया? वास्तविक संख्याओं की श्रेणी की अभिसरण। तो इन दोनों चैप्टर करेंगे। वैसे तो यूनिट नंबर 2 को, चैप्टर नंबर 2 को पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही चालू कर रहा हूं। ठीक है, और उसको करते हैं अपन। 1 मिनट ना, मैं इसमें यूनिट नहीं, चैप्टर नंबर 2 को ही चालू करो, चैप्टर नंबर फर्स्ट में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। चैप्टर 2 वहीं पर कॉलेज उसी पढ़ा रहे हैं, ठीक, वो वहीं से बेसिक है। हालांकि चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ना चाहिए, लेकिन चैप्टर नंबर 2 को पहले पढ़ो, फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ो तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम लोग इसको चालू कर रहे हैं अभी, चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के बाद चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं पहले, चैप्टर नंबर 2। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? थोड़ा इंग्लिश का आदत डालो लेकिन ना। चैप्टर नंबर 2, क्या नाम है चैप्टर का? वास्तविक
संख्याओं की श्रेणियों का अभिसरण। ठीक है ना। रियल नंबर्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ये है। ठीक है ना। ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मैं जैसा पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ना है। और सबसे बड़ी खास बात, मेरा नाम तो पता है ना आपको? नहीं पता है? ब्रजेश सर बोल के नहीं सुने हो? अल्फा सर बोल के सुने हो? कि अल्फा सर बोल के ज्यादा जानते हैं मेरे को। ब्रजेश सर बोलते हैं, अल्फा सर बोलते हैं। 2013-14 बैच से पढ़ा रहा हूं मैं। 2013-14 में कितने साल के थे आप? कौन से क्लास में थे आप? तो 2013-14 से मैं बीएससी को ही पढ़ा रहा हूं। किसको पढ़ा रहा हूं? बीएससी को ही पढ़ा रहा हूं। अब ये 10 साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 साल से सिर्फ बीएससी को ही पढ़ा रहा हूं, बीएससी एमएससी को। समझ गए ना। तो जितना क्वेश्चन मैं कराऊं उसके अलावा एक वो भी क्वेश्चन और थ्योरम आपको अलग से नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? कॉपी को ही सार बात समझना। होमवर्क तो मैं देता नहीं हूं। कॉलेज के बच्चों को होमवर्क देना मतलब अपराध है, पाप। पाप समझते हो? कॉलेज के बच्चों को होमवर्क दिया ही नहीं जाता, इसलिए मैं होमवर्क देता ही नहीं हूं। कभी कभी भूले भटके एक आध क्वेश्चन दे दिया, सिंपल तो बना दिया, ये तो सब क्वेश्चन यही कराऊंगा क्लास में। समझ में आ गया? तो आपको क्या है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ाऊंगा। जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं वही आपके एग्जाम में आते हैं। समझ गए? अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो पिछले साल में फरवरी मार्च में आईएमपी क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल में टिक लगवाया था उसको, और पिछले साल जो पेपर हुआ था उसको देख लेना, दोनों मैच खा जाएगा। समझ गया ना। एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाऊं बस उतना ही, एक अक्षर एक्स्ट्रा मत पढ़ना। समझ गया ना। ठीक, इतना ध्यान रखना। तो आप बुक लिए हो, भले बुक खोलना मत, जितना पढ़ा है पढ़ाऊं उतना ही पढ़ना। ये मत कहना कि सर बुक में थोड़ा अलग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हो, आप अलग तरीके से बना रहे हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पढ़ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। समझ गए ना। मेरे को अपने तारीफ करने का शौक नहीं है, बस बता रहा हूँ कि 10 साल हो गया बीएससी दुनिया में। ठीक, चलिए। तो एक चीज ध्यान रखना कि कॉपी आपका एकदम सिस्टम से बनना चाहिए। जो मैं पढ़ाऊं वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा। अब इधर देखिए, इस चैप्टर का आज शुरुआत है, इसलिए एकदम बिल्कुल सिस्टम से पढ़ना। सबसे पहले आपको, लिखो मत अभी ना, देख लो पहले। सबसे पहले आपको कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया होगा। क्या दिया होगा? इनफाइनाइट सीरीज, जैसे समेशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डेट 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 डेट, ऐसा। समझ में आ गया? ये इनफाइनाइट सीरीज दिया होगा। ओके, नहीं आया समझ में? समेशन मतलब प्लस प्लस होता है ना। उसके बाद आप क्या करना, चेयर को उधर रखता हूं। इसके बाद आप क्या करना? कन्वर्जेंसी टेस्ट करना। क्या टेस्ट? कन्वर्जेंसी टेस्ट करना, अभिसरण परीक्षण करना। ठीक है ना। क्या टेस्ट करना? कन्वर्जेंसी टेस्ट। कन्वर्जेंसी टेस्ट कैसे करना है उसको भी सुन लीजिए। अब वीएन निकालना, और वीएन का फार्मूला याद रखिएगा, समेशन 1/n के पावर p। ये फार्मूला रहेगा ना। फॉर्मेट बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। समझ में आ गया? अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1, तो कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट, अभिसारी होगा। समझ में आ गया? और अगर p का वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 हुआ, 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो डाइवर्जेंट होगा, यानी अपसारी। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। समझ में आ गया? इसके बाद फिर इसमें लगाना कंपैरिजन टेस्ट, फिर आगे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या टेस्ट लगाना? कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। नहीं आया समझ में? ये फॉर्मेट है। अब सीधा हम क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से ना। बनाना कैसे होता है उसको देखो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं और फॉर्मेट ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ठीक, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी में सारा करना। या चलो पहले लिखोगे तो लिख लो आप।
ठीक है, इतना को पहले लिखिए तो नोट कीजिए। पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा छांट रहा हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बताना है, नोट डाउन कीजिए। ऑनलाइन में सब कुछ क्लियर है भाई, आप लोगों को बताएंगे प्लीज आप लोग। ठीक है, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बनाना है ध्यान देना। सबसे पहली बात, आपको सीरीज दिया होगा, अलग से पेज में लिखना अपना। सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, सीरीज। सीरीज में क्या क्या दिया होगा बताओ, बोलो। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डेट 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 डेट। ओके, उसके बाद nth टर्म निकालना। कौन सा टर्म, nth टर्म यानी nवा पद। अब उसको कैसे निकालना होता है मैं आपको सिखाऊंगा, nth टर्म निकालना। un के बाद vn निकालना। un के बाद क्या निकालना, vn। वो कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, बस सुनते जाओ। un के बाद क्या निकालना, vn। vn को सहायक श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। un के बाद vn, फिर दोनों को डिवाइड करिएगा। देन un अपॉन क्या करना, vn। दोनों डिवाइड करना। दोनों को डिवाइड करने के बाद इसमें लिमिट लगाना। क्या लगाइएगा, लिमिट। ध्यान से सुनते जाइए। दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या लगाना बताओ, बोलो। लिमिट लगाइएगा। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट लगाने के बाद यहां पर जो वैल्यू आएगा वो फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी शून्येतर होना चाहिए। समझ में आ गया। और यूनिक होना चाहिए। क्या क्या मैं बोला, फिर से बोलो। फाइनाइट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तीन क्वालिटी होना ही चाहिए। समझ में आ गया। जब इतना हो जाए तो फिर आप लागू करना कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में फिर फार्मूला इस्तेमाल करना जो पीछे पेज में बताया, ये वाला फार्मूला। समझ में आ गया। आपने आपने वीएन कितना निकाला है उसको चेक करना यहां से। समझ में आ गया। फिर यहां भी देखना दोनों में पी कितना हो रहा है, क्या पी। अगर पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। अब पी का वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, डायवर्जेंट। इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये फॉर्मेट फिर से बोलो, क्या क्या बोला बताओ। सबसे पहले यूएन, फिर क्या निकालना, वीएन। फिर दोनों क्या करना, डिवाइड। फिर क्या लगाना, लिमिट। एलएचएस आरएचएस दोनों में। यहां जो वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट, नॉन जीरो। शून्यतर समझते, शून्य से ऊपर। शून्यतर मतलब शून्य से ऊपर, नॉन जीरो। और कैसा वैल्यू होना चाहिए, यूनिक। समझ में आ गया। ये होने के बाद फिर क्या लगाना, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में समेशन वी एन बराबर इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन के पावर पी होना चाहिए। और वी एन आपने जो निकालना उस दोनों कंपेयर करना। कंपेयर करने पे पी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। क्या होना चाहिए, अभिसारी। और लेस आर इक्वल टू हुआ तो क्या होगा बताओ, बोलो, अपसारी होगा। नहीं आया समझ में, इसको नोट करो जल्दी, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें ना। क्वेश्चन लिखता हूं देखो मैं। कन्वर्जेंसी का टेस्ट कीजिए बोलता है। कौन सा टेस्ट कीजिए, कन्वर्जेंसी टेस्ट कीजिए। अभिसारिता परीक्षण कीजिए। अभिसारिता
परीक्षण कीजिए। ठीक, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4, 5/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डेट 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 डेट, ये क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। जो फॉर्मेट बताया उसको सामने रखिएगा आप लोग ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, एसी बढ़ाऊं क्या और गर्मी लग रहे हैं। ठंडा है ना रूम, बढ़िया। एयर कंडीशन क्लासरूम बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम में, गर्मी बहुत लगता है। चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आप बताना। सबसे पहली बात लिखना गिवन दैट। क्या लिखना? गिवन दैट। क्या दिया हुआ है ये लिखा करो पहले, गिवन दैट, है ना। क्या दिया है उसको समेशन यूएन बराबर बोल के लिखा करो। बताया था, लिखवाया था यूएन, देखो यहां पर बताया था यूएन। यूएन बराबर ऐसे फॉर्मेट बताया था, यहाँ यूएन के तौर पे क्या दिया है, बोलो बोलो बोलो। 1/, बोलते जाओ, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश 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 डैश, ऐसा ये दिया है। क्या बताया था, निकाल के देखो। यूएन के बाद देखो इधर, यूएन के बाद क्या मैं बोला था, इसका nth टर्म निकालना, एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद, जिसे जनरली हम यूएन से शो करते हैं। अभी समेशन में था, अभी यूएन निकालेंगे बस। समझ में आ गया? तो कैसे निकालते हैं nth टर्म, उसको थोड़ा सीख लीजिए, मैं आपको अभी से सिखा देता हूं, आगे जाके काम आएगा। देखो ध्यान से ना, देखना ध्यान से। इधर देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेट 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 डेट, ऐसा है। समझ में आ गया? तो इसको पता मैं क्या लिखूंगा, एन। एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब प्लस प्लस में करूं तो मैं मान लिया। एन मतलब नेचुरल नंबर, एन का वैल्यू 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा, 4 रखो ये मिलेगा। नहीं आया समझ में? ठीक, आगे बताना। 2 4 6 8 डेट 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 है, इसको क्या लिखूंगा बताओ, बताओ बताइए। चलो प्लस में मत देखो, गुणा में ही लिखो, मान लिया जैसे ऐसी समझो। अभी 1 2 3 4 डेट 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 डेट, क्या लिखा बताओ, बोलो। एन, एन नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। एन बराबर 1 रखा ये मिलेगा, 2 रखा ये रखा, 3 मिला ये। समझ में आ गया? अगला मान लिया, 2 4 6 8 डेट 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 डेट, ये चल रहा है। ठीक है, तो यहां पास इसको क्या लिखूंगा बताओ, बोलो। 2n लिखूंगा, क्यों? n बराबर 1 रखो तो 2 1 कम 2, 2 रखो 2 दूनी 4, 3 रखो 3 दूनी 6, 4 रखा 4 दूनी 8। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 3 5 7 डेट 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 डेट, इसको क्या लिखूंगा बताओ। इसको लिखूंगा मैं 2n-1। कैसे पता चला? n का वैल्यू 1 रखो पहले, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1। 2 रखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3। 3 रखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। 4 रखो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7। नहीं आया समझ में? अगर मैं इसको 3 5 7 9 ये लिखूं तो क्या करोगे? इसको क्या बोलोगे? अब देखो ये 1 से चालू था तो 2n-1, अब ये 3 से चालू है, 1 3 5 7 9, इसको क्या बोलूंगा बताओ, बोलो। 2n+1 बोलूंगा। कैसे पता चला? n बराबर 1 रखो, पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखवाना चाहिए लाइन से, 1 रखो, 2 1 कम 2, 2 और 1 3 आया। 2 रखो 2 दूनी 4, 4 1 5, 3 रखो 3 दूनी 6, 6 1 7। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे हम बनाते हैं चीजों को, समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर ध्यान दीजिए, इसका ऐसी nth टर्म बनाना है। इधर देखो कौन सा टर्म बनाना है, nth टर्म। 1 3 5 7 चल रहा है, तो क्या लिखूंगा बताओ इसको, 2n-1।
पहले में 1 है, 3 है, 5 है, 7, nth टर्म 2n-1 है। रख के चेक भी कर लिया करो कि क्या मैं बना रहा हूं वो सही है कि गलत। नहीं आया समझ में? n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से गया, क्या बचेगा 3। 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से गया, क्या बचेगा 5। नहीं आया समझ में? आया? क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? n बराबर 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलना। चेक भी कर लिया करो कि गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। ओके, अब पहला पहला देखो, इसका पहला क्या है बोलो 1, इसका फर्स्ट क्या है 2, इसका फर्स्ट क्या है 3। तो पता है इसको क्या लिखूंगा n। n इज इक्वल टू 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा। नहीं आया समझ में? अब सेकंड को देखो, सेकंड को, इसको 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 ऐसे देखते चलो। 2 3 4 को क्या लिखूंगा बताओ बोलो? n+1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? n+1। कैसे पता चला? 1 रखो 1+1 2, 2 रखो 2+1 3, 3 रखो 3+1 4। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला बताओ, अगला 3 4 5 7 ऐसे चल रहा है, इसको क्या बोलोगे बताओ? इसको बोलूंगा मैं n+2। कैसे पता चला? n इज इक्वल टू 1 रखो, बोलो 1+2 कितना हुआ 3, 2 रखो 2+2 कितना हुआ 4, 3 रखो 3+2 कितना हुआ 5। नहीं आया समझ में? बताओ ना जी को, फिर से बताओ क्या बताओ ऑनलाइन में जी, जितने लोग बच्चे लाइव है भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग रिप्लाई करो। क्लियर हुआ? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो यहां पास ये वैल्यू हो गया, ऐसे निकालते हैं nth टर्म। ऐसे 2-4 क्वेश्चन बनाओगे ना फिर आदत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखने में थोड़ा लगता है घबराहट की कैसे बनाएंगे, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे फिर आदत हो जाएगा। ठीक, बस जो भी करते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 रख के देख लो पहले जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब मैं आपको क्या बताया था, un के बाद क्या बनाते हैं बताओ बोलो? vn, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक श्रेणी। लिखोगे तो ठीक, नहीं तो नहीं लिखते हैं जनरली। यूएन के बाद डायरेक्ट वीएन बोल के बना देते हैं। समझ में आ गया? ये सब हिंदी इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं रहता है, लेकिन आप लिख रहे हो तो लिख देता हूं। ठीक, वीएन बनाने का तरीका सुन लो याद से। वीएन बनाने का तरीका, जो आपने यूएन बनाया है उसी से बनाते हैं वीएन। क्या मैं बोला? जो आपने यूएन बनाया है उसी से ही क्या बनाते हैं? वीएन बनाते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? जो आप क्या बनाए हो यूएन, उसी से क्या बनाएंगे? वीएन। कैसे बनाते हैं? ऊपर में एन का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में एन का मैक्सिमम पावर। क्या मैं बोला? ऊपर में एन का अधिकतम घात, एन का अधिकतम घात कितना है बताओ? एन के पावर 1 है तो बस एन लिखाएगा ऐसा। क्लियर हुआ? नीचे में एन का मैक्सिमम पावर कितना है बताओ? यहां एन हो गया, इन दोनों में एन कॉमन निकलेगा, इन दोनों में क्या कॉमन निकालूंगा? एन। तो एन 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 कितना बार आ गया? 3 बार, इसलिए एन के पावर 3। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? भाई देखो गुणा में है ना ये, तो इसका अलग निकला एन। इन दोनों में एन का मैक्सिमम पावर एन के पावर 1 अलग हुआ, इन दोनों में एन का मैक्सिमम पावर एन के पावर 1 अलग हुआ। समझ में आ गया ना? एन के पावर 1 इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, टोटल एन के पावर कितना हो गया? 3 नीचे में। नहीं आया समझ में? अगर यही चीज मान लीजिए ऐसे प्लस में लिखा होता ये लो, तो फिर 3 बार नहीं लेता, सिर्फ एक ठो लेता एन, एन के पावर 1। क्यों? क्योंकि प्लस है मतलब एन के पावर 1 एन के पावर 1 एन के पावर तीनों के लिए इकट्ठा रहेगा। नहीं है समझ में? लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए सबका अलग अलग सेपरेट सेपरेट काउंट हुआ। इसके लिए एन के पावर 1, इन दोनों के लिए एन के पावर 1 मैक्सिमम पावर, इन दोनों के लिए एन का मैक्सिमम पावर एन के पावर 1, तो टोटल एन के पावर 3 हो गया। नहीं है समझ में? तो याद रखना ऊपर में एन का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में एन का मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात और नीचे में अधिकतम घात। क्लियर हुआ? नहीं है समझ में? ठीक है, तो ये निकल गया क्या? वीएन। तो यहां पर थोड़ा सा इसको सॉरी एन के पावर 3 निकाले है ना, कटा लो, कितना हो गया बताओ? 1 अपॉन एन के पावर 2 होगा, इतना जानते हो। फिर मैं आपको क्या सिखाया था बताओ? कॉपी देख के बताओ या इधर देख लो। दोनों को क्या करना है बताओ बोलो? डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन जैसे बनेगा बाकी सब क्वेश्चन सेम टू सेम बनना है। दोनों क्या करोगे? डिवाइड। क्या करोगे अब जो है देन un अपॉन vn करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो un का वैल्यू क्या है बताओ बोलो? 2n-1 अपॉन n+1 और n+2। समझ में आ रहे हैं? अब डिवाइड करोगे इसको, अब पता है डिवाइड करोगे, अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूं पलट के लिखाएगा n² अपॉन 1। नहीं आया समझ में? बताओ ना जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बताऊं क्या? ठीक है ना? डिवाइड करोगे तो
गुणम पलट के लिखाता है, वीएन का वैल्यू 1/n² पलट के n² हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। अब इसको कैसे सॉल्व करें देखना ध्यान से। यहां पास इन दोनों से n कॉमन निकालना, तो क्या बचेगा बताओ। पहला 2 बचेगा, 2n है तो n बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा 2। यहां पास n नहीं है तो उसको डिवाइड कर दिया करो। मैथ्स में रूल याद रखा करो, जहां से जो टर्म निकाल अगर वहां नहीं है उसको डिवाइड कर दिया करो। यहां पास 1 है, n नहीं था, फिर भी n जबरन का निकाल रहे हैं तो n को डिवाइड कर दो। क्यों, अंदर मल्टीप्लाई करो। बोलो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, क्या मिलेगा 2n। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ऊपर नीचे n कटेगा, तो क्या बचेगा 1। आ गया पहले जैसा, नहीं आया समझ में। यहां पास नीचे में बताओ क्या है, n है। अब ये वाला जो ब्रैकेट है n+1, उससे जानबूझ के मैं n बाहर निकाल रहा हूं। क्या बाहर निकाला, n, तो क्या बचेगा बताओ, बोलो 1 बचेगा ना। अब यहां n नहीं है तो उसको जानबूझ के 1/n कर दो। क्यों, अंदर n का मल्टीप्लाई करोगे तो ये n हो जाएगा, ऊपर नीचे n कैंसल आउट होके 1 बचेगा। नहीं आया समझ में। n+2 में से फिर n में बाहर निकाला, क्या बाहर निकाला n, तो क्या बचेगा बताओ, बोलो 1। और यहां पास लिखोगे, क्या लिखोगे 2/n। नहीं आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। फिर अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले जैसा आ जाएगा ये n, और n ऊपर नीचे कटेगा, क्या बचेगा 2। और यहां पास क्या बचा बताओ, बोलो n²/1। नहीं आया समझ में। अब बताइए, एक तो n यहां से कट जाएगा, n कितना हो गया, n² से कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा काटना मत एग्जाम हॉल में। आप समझ में आ रहे हैं, नहीं आया समझ में, ऐसे काटना मत एग्जाम हॉल में। मैथ्स में, हायर मैथमेटिक्स में काटने का मतलब होता है वो गलत हो गया। क्या हो गया, कोई ढंग का प्रोफेसर पाएगा तो इन चीजों में भी नंबर काट देगा। एक चीज ध्यान रखना, स्कूल पढ़ रहे थे, आपका पेपर कौन चेक कर रहा था, टीचर। अब आपका पेपर कौन चेक करेगा, प्रोफेसर। और टीचर प्रोफेसर बहुत फर्क होता है, समझ में आ रहा है ना। वो पीएचडी किया हुआ है, नेट क्वालिफाइड है। हायर मैथमेटिक्स में ऐसा मैथ्स में काटना मत एग्जाम हॉल में, समझ में आ गया ना। कट जाएगा बोल के अगले स्टेप में हटा के लिखना उसको, ठीक है ना। तो यहां पास फिर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 2 - 1/n। ओके, इधर लिखता हूं सर डायरेक्ट नीचे में ना, ठीक। और कितना हो जाएगा बताओ, क्या क्या बचा, 2 - 1/n, और क्या बचा नीचे में 1 + 1/n, और बताओ 1 + 2/n। समझ में आ गया ना। ये वैल्यू किसका निकाल रहे थे, बोलो un/vn का। समझ में आ गया। इसके बाद मैं क्या सिखाया था आपको बताओ, बोलो। दोनों क्या लगाना, लिमिट। लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, बोलो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। इधर भी लिमिट लगाओगे, बोलो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 - 1/n 1 + 1/n 1 + 2/n। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। तो लाइट तो हो रहा है क्या, लाइट गोल हो गया है ना, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत कोई हो रहा है, चल जाएगा ना, ठीक। अब बताइए इसके बाद, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो रखो, चलो बोलो 2 - 1/∞ रखोगे ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब जहां जहां n है वहां वहां इन्फिनिटी रखोगे, सीधी सी बात है। 1 + 1/∞ बोलते जाओ, 1 + 2/∞। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। तो यहां पास आप सबको पता होना चाहिए, हम लोग 11th और क्लास से पढ़ रहे थे, 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। और 1/∞ वैल्यू क्या होता है, 0। पता है ना, नहीं पता है। ऊपर में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, नीचे में इन्फिनिटी हो गया पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0। जैसे यहां पास 1/∞ क्या हो गया बताओ, बोलो 0। यहां पास 1/∞ क्या हो गया, 0। यहां पास 2/∞ क्या हो गया, 0। तो बताइए 2 - 0 1 हो गया, 2 हो गया, ये 1 × 1, तो फाइनली क्या बचा बताओ, 2 बचेगा ना, नहीं आया समझ में। अरे 1 + 0 1 1 + 0 1 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 नीचे 1 लिखने का क्या मतलब, क्लियर हुआ। अब ये जो 2 आया है, क्या निकला 2। ऑनलाइन में जितने लोग मुझे देख रहे होंगे, भाई थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया, इन्वर्टर से चल रहा है, थोड़ा लाइट अप डाउन हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना, वीडियो गड़बड़ आएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लाइट ऑफ हो गया, इन्वर्टर से चल रहा है। ये जो निकला 2, इसको बोलना कि ये जो 2 है वो फाइनाइट वैल्यू है। क्या वैल्यू है, सीधी सी बात है, परिमित मान है, इनफाइनाइट थोड़ी है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी नहीं है ना, फाइनाइट है, परिमित है ना, शून्य से ऊपर है ना, 0 से ऊपर, इसलिए हिंदी में बोलते हैं नॉन जीरो, शून्येतर, और इंग्लिश में क्या बोलोगे, नॉन जीरो। समझ में आ गया। या और ज्यादा कई बार अशून्य बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अशून्य, हिंदी में अनुशून्य लिख देना, नॉन जीरो। और यूनिक वैल्यू है, क्या वैल्यू है, यूनिक।
नहीं है यूनिक वैल्यू। कैसे पता चला यूनिक? अरे 2 ही आएगा, 2 के अलावा 3 नहीं आ सकता था, 4 नहीं आ सकता था, -5 नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता था बताओ, बोलो 2। अच्छा रुकिए 5 मिनट ना बस, ठीक है, नहीं आया समझ में? तो क्या क्या बोलोगे? फाइनाइट, नॉन जीरो और यूनिक वैल्यू। क्लियर हुआ? ओके। इतना होने के बाद मैं आपको क्या बताया था बताओ बोलो? ये हो गया, हो गया। इसके बाद आप क्या लगाओगे बताओ? कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। ठीक, तो इसके बाद आपको लिखना रहता है तुलना परीक्षण कंपेरिजन। जब ये हो जाए उसके बाद ना क्या लगाओगे? तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक, कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला याद रखिए, क्या मैं बोला था बताओ? समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन 1/n की पावर p। समझ में आ गया? समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन 1/n के पावर p, ये फार्मूला होता है, इसको हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। आपने वी एन कितना निकाला है इसको देखना। हमने वी एन ऊपर निकाला था 1/n के पावर 3, याद आया? ये हमने निकाला था और ये फार्मूला है। नहीं आया समझ में? अब दोनों का तुलना कर देना। क्या तुलना, क्या करना? तुलना, या इसी को पी सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं, पी सीरीज टेस्ट। अच्छा n के पावर 2 था क्या? अच्छा सॉरी, चलो ये n के पावर 2 था, सॉरी, ठीक है ना। तुलना पी सीरीज टेस्ट से यहां पर क्या लिखोगे? पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज क्यों बोल दिया? क्योंकि इसमें p है, और कंपैरिजन टेस्ट इस लिखे दोनों कंपेयर करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ p का वैल्यू कितना हुआ बताओ बोलो? 2। p का वैल्यू कितना है? 2। नहीं आया समझ में? और कंपेयर करोगे ना, p का वैल्यू कितना है? 2। और 2 किससे बड़ा है? 2 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। अब 2 1 से बड़ा है तो मैं आपको क्या सिखाया था बताओ? यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। तो ये पूरा का पूरा सीरीज जो है वो क्या निकल गया बताओ बोलो? कन्वर्जेंट, अभिसारी हो गया। क्या हो गया? अभिसारी। नहीं आया समझ में? क्या हो गया? कन्वर्जेंट। अब ये अगर ये कन्वर्जेंट हुआ, एक्चुअली में कौन कन्वर्जेंट हुआ? v। तो अगर v कन्वर्जेंट है, इसलिए आपका जो मेन सीरीज था un वो भी कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ गया ना? समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। नहीं आया समझ में? क्योंकि जो ये निकाले हो कन्वर्जेंट, तो ये v वाला क्या है? u से ही निकला था, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो मेन सीरीज भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यही क्वेश्चन बोला था कि ये बोला था कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, तो क्या निकल गया? कन्वर्जेंट। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में किसी कोई दिक्कत तो नहीं? रिप्लाई कीजिए प्लीज, लाइव क्लास में जितने लोग जुड़े हैं।